शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। आज आपको बता दें हेलो डॉक्टर के खास एपिसोड में आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं बरेली से। और स्पेशली तौर पे अगर बताना चाहें तो जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तमाम जो आपके बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि बवासीर के जो डॉक्टर्स हैं किस तरह से जो एक बहुत ही गुप्त रोग होता है और अक्सर लोग इसको बताना नहीं चाहते, तो अगर इस तरह से डॉक्टर बनना चाहें तो किस तरह से बन सकते हैं। आज आपको सीधे जो है बरेली के एक बहुत ही चर्चित डॉक्टर के पास हम ले आए हुए हैं और डॉक्टर्स के ऊपर जो है स्पेशली तौर पे जो है बायोग्राफी तैयार करेंगे। उनका क्या जो अनुभव रहा है अब तक का इतने सालों का, वो भी आप लोगों के साथ जो है साझा किया जाएगा। तो स्पेशली फॉर हमारे साथ आज बरेली के एक बहुत ही चर्चित और नामी डॉक्टर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अभय प्रकाश जी, जो कि सर्जन हैं और छार सूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर, शो में डॉक्टर। फाइन, आई एम फाइन। मैं डॉक्टर अभय बरेली में यहीं पला बढ़ा और यहीं पे मैंने अपना सबसे पहले इंटर करने के बाद में प्री मेडिकल एंट्रेंस के थ्रू। बिल्कुल मैं आपके एक सवाल सबसे पहले देना चाहूँगा इससे पहले आपका कि आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही फेमस डॉक्टर बरेली के हैं, जो कि बरेली में आपके फादर भी लगातार इसी स्ट्रीम से रहे हैं और सेम स्ट्रीम आपने भी चॉइस की। तो सबसे पहले तो आपको जो है पहले बचपन से शुरुआत कर लेते हैं, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके बचपन को लेकर, आपके ऊपर लेकर, उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब जो डॉक्टर अभय प्रकाश जी हैं, उनके बचपन में किस तरह से का मिजाज था और किस तरह से वो रहते थे? बचपन में मैं खेलने का, हंसने का, पूरा मस्त मौला बिंदास एक मेरी एक एक्टिविटी रही है। और इंटर करने के बाद मैंने क्या हुआ, प्री मेडिकल एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लिया। एडमिशन मुझे बीएमएस मिला। बीएमएस में भी गवर्नमेंट कॉलेज बरेली मिला। यहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बीएमएस कंप्लीट करने के बाद कुछ समय के लिए प्रैक्टिस में आया। प्रैक्टिस के बाद फिर पीजी का मूड बना। उसके बाद मैंने बेंगलोर से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से वहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर इन सर्जरी आयुर्वेद में। और उसके बाद धीरे धीरे पेरेंट्स के साथ में, चूँकि मेरे फादर सेम स्ट्रीम से थे और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अनुभव था पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में जी, और उसका भी थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिला और काफ़ी बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला उनसे। तो यही स्ट्रीम में मैं आ गया और एक छोटे से सब्जेक्ट में मेहनत करते करते उस सब्जेक्ट को इतना बड़ा कर दिया कि आज बहुत बड़ा एक टॉपिक, छोटा टॉपिक होने के बाद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत एरिया कवर करता है। बिल्कुल, जैसा कि आपका जो है आपने बताया कि आपके फादर भी इसी स्ट्रीम से रहे हैं और बहुत ही चर्चित वो बरेली में नाम उनका रहा है, डॉक्टर लालता प्रसाद जी का, जो कि आपके फादर है। इस तरह से आपने जो है आपका ऐसे बचपन का कौन सा टर्निंग ऐसा पॉइंट रहा कि आपको लगा कि नहीं मुझे अब डॉक्टर बनना चाहिए? काफ़ी सारी बच्चों के मन में स्ट्रीम्स होती हैं कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है, या मुझे कोई गेमर बनना है, मुझे अपना बिजनेस मैन बनना है, या मुझे अपना कोई शॉप ओनर बनना है। आपको क्यों लगा कि मुझे बस ये डॉक्टर ही बनना चाहिए? ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा था आपका लाइफ का? एक्चुअली में मेरे फादर मेरे इंस्पायरेशन के मेन सब्जेक्ट रहे हैं। उनको देखते आया शुरू से। उनकी भावनाएं जो पेशेंट के प्रति, गवर्नमेंट सर्विस में होने के बाद बहुत मेहनत किया उन्होंने और ईमानदारी के साथ काम किया और एक छोटे से सब्जेक्ट पे इतना सारा काम करके इसको इतना बड़ा बना दिया, जिससे हम इंस्पायर हुए। इंस्पायर के बाद होने के बाद मुझे भी लगा कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। एम्बिशन, मोटिव अच्छे थे। मेहनत की। मेहनत के बाद एक इत्तेफाक ही था जी कि बीएमएस में आ गए और आयुर्वेद सिलेक्शन में हो गया और सिलेक्शन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इस सब्जेक्ट में रम गए अपना। और इंटरेस्ट धीरे धीरे जागता रहा, क्योंकि सब्जेक्ट में रिजल्ट इतने अच्छे मिलते चले गए और इंटरेस्ट ऑटोमेटिक पैदा होता चला गया और इस सब्जेक्ट को फिर हमने चॉइस कर लिया और इसी पे पूरा काम स्टार्ट कर लिया फिर। बिल्कुल, जैसा कि आपका इसी में आपका जो है इंटरेस्ट आता रहा, बिकॉज आपके फादर भी डॉक्टर हैं और उन्हीं के साथ साथ रहते हुए आपको भी इंटरेस्ट आने लगा इस चीज़ में। बचपन में जो है आपकी जो बचपन की पढ़ाई रही है वो किस तरह से रही है? गवर्नमेंट कॉलेज से या सीबीएसई कॉलेज से? क्या आपका बचपन का मिजाज रहा है? मैं बेसिकली क्या है, यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई किया है जी। तो यूपी बोर्ड में थोड़ा सा इंग्लिश चूँकि थोड़ा वैसा नहीं रहता, वीक रहती है। लेकिन वो कमी मेरे पेरेंट्स लोगों ने या मेरे जो साथी थे उन लोगों ने कभी पूरी नहीं होनी दी।
दिक्कत उससे नहीं हुई, क्योंकि मोटिवेशन एक मिलता गया। जब आपके पास एक एम मिल जाता है, जब आप उसमें धीरे-धीरे घुसते जाते हैं, तो सब कमियों को पूरा करते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो यूपी बोर्ड से करने के बाद में जब तैयारी करते गए, तो वहाँ थोड़ा-सा कुछ प्री मेडिकल एंट्रेंस के लिए थोड़ा बेनिफिट वहाँ पे मिला। फिर धीरे-धीरे जब गए और उसमें और परफेक्शन आती गई। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, चूँकि टर्मिनोलॉजी है, संस्कृत, चूँकि आयुर्वेद में संस्कृत का ज़्यादातर बिल्कुल रहता है। अब वहाँ एक कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेजेज़ में कोऑर्डिनेशन करके आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं आई, चूँकि हिंदी से थे ही ऑलरेडी, घर में भी माहौल था और सभी पे धीरे-धीरे कमांड होता चला गया। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई कमी है, ठीक है, उसको अचीव करना है। मोटिवेशन हमेशा मिलता गया पेरेंट्स की तरफ से और फादर की तरफ से। तो इसलिए बहुत एक अच्छा कोई दिक्कत प्रॉब्लम ऐसा नहीं आई। बिल्कुल। हाँ, जैसा कि आपने वीएमएस आपने चॉइस किया, जी। आयुर्वेदा चॉइस किया आयुर्वेदा को। तो आयुर्वेदिक के अलावा जो है तमाम एमबीबीएस की पोजीशन थी, एमबीबीएस भी कर सकते थे या न्यूरोसर्जन भी बन सकते थे, कार्डियोलॉजिस्ट भी बन सकते थे या फिजिशियन भी बन बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। तमाम अलग-अलग चॉइस थी। बीएमएस चॉइस करने का कोई खास कारण रहा था? खास स्पेशली कारण तो ऐसा था, बेसिकली जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, तो एक अटेम्प्ट हो गया, दूसरा अटेम्प्ट हुआ, सिलेक्शन मिल रहा था, ठीक है। लेकिन एक थर्ड अटेम्प्ट में फिर एडमिशन लेने के बाद में एडमिशन की चॉइस थी, तो फिर हमने कहा टाइम बेकार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग मेरिट के ऊपर, क्योंकि उस समय कॉलेजेस बहुत कम हुआ करते थे। बिल्कुल। कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करता था। पूरे स्टेट में 300 प्लस समथिंग कुछ सीटें हुआ करती थी, एमबीबीएस और बीएमएस और बीएचएमएस की सब मिला करके, बीयूएमएस। तो इसलिए ये था कि ठीक है, ऑलरेडी 1-2 स्पेल दे दिए हैं, तो ठीक है, जो है इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद करने अभी जो मिल रहा है ठीक है, ज़्यादा समय लेट करने से बेहतर है कि आप इसमें ही कोशिश करो। और थोड़ा-सा सलाह भी मिली पेरेंट्स की, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, इसी में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और इस सब्जेक्ट में बीएमएस हमने सिलेक्शन ले लिया, अपना एडमिशन लिया फिर। उसके बाद आगे आपने जो है हाँ। प्रैक्टिस शुरू करने जी, लगे। बहुत फिर ही एडमिशन लिया, एडमिशन करने के बाद में अपना कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस में थोड़ा-सा ये लगा कि थोड़ा-सा अपने में और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। फिर मैं जा कर के एडमिशन लिया कर्नाटक में, एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद हासन है। या उस कॉलेज में मैंने बहुत काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है, वहाँ मेरे प्रेरणा मुझे बहुत ज़्यादा मिली। मेरे प्रिंसिपल सर थे वहाँ पर, डॉक्टर पी.एन. नरसिंहा राव। ओके। उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। वहाँ मेरे एक एचओडी थे डॉक्टर पी. हेमंत कुमार, हुँ। उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट और प्रेरणा मिली पोस्ट ग्रेजुएशन के समय। वहाँ से मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया। पीजी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना बैक अपने काम पे लग गया और बाकी मेरा अनुभव जो वहाँ का था, वो मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत काम में आया और उससे मैंने यहाँ पर आकर के पेशेंट को ट्रीट करने में काफ़ी मुझे बहुत सारी मदद मिली। पेशेंट को जो है मरीजों को सेवाएँ देना शुरू कर दिया बिल्कुल, बरेली में जी, आपने। जी। बिल्कुल। जिस तरह से आपके जो है फादर भी इसी लाइन में रहे हैं, जी, जी। उनका भी ऑलरेडी अपना आपका जो हॉस्पिटल यहाँ पर रहा है। जी, जी। फादर के साथ ही आपने जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, मरीजों को सेवा देना शुरू कर दी, या लाइफ का आपके और भी आगे डिसीजन है कि मुझे नहीं, यहाँ ये तो मेरा है क्लिनिक, हमारा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, इसके साथ-साथ मुझे और भी अपनी जो है मरीजों को अधिक से अधिक सेवाएँ देनी हैं और भी अपने हॉस्पिटल्स खोलने हैं। क्या आगे का जो है आपका जो है रुझान अभी बन रहा है या है? आगे का रुझान थोड़ा एक्सटेंड करने का भी है, कोशिश कर रहे हैं कि और जगह अप्रोच करें, पहुँचें, ताकि ये जो सेवाएँ हैं, वहाँ तक भी पहुँचे। दूसरा क्या है कि एक सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है बच्चों के लिए, जी। ताकि ये जो नॉलेज है, हम लोग के पास जो स्पेसिफिक नॉलेज है, जो एक हमारे पेरेंट्स, जो फादर ने मेरे खड़ा किया, डॉक्टर ललिता प्रसाद, जी। मोर देन 54 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर आज भी यहाँ पर भी वो अंडर सीआरएबी गवर्नमेंट का एक सेंटर है ये, बिल्कुल। आयुष डिपार्टमेंट का। हुँ। ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं, जो अनुभव हम लोग के पास है, तो सरकार का एक प्रयास है कि ये कैसे ट्रांसफ़र हो, हैंड टू हैंड ये नॉलेज है, ताकि हम लोगों तक सीमित ना रह सके। क्योंकि आयुर्वेद में ज़्यादातर नॉलेज क्या हुआ, ख़त्म इसलिए हो गया, लोगों ने अपने तक सीमित रहा, अपने परिवार तक सीमित रहा, वो लोग लेकर के चले गए। अब वो जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिसके कारण से एक समय ऐसा आया कि आयुर्वेद का डीके हो गया, पतन हो गया। बिल्कुल। लास्ट कुछ वर्षों में आयुर्वेद की तरफ ध्यान दिया गया, ये धीरे-धीरे ऊपर आया है। तो उसी मोटिव को लेकर के कि ये नॉलेज जो हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज है, वो कैसे ट्रांसफ़र हो,
तो उसके लिए सेंटर भी है बच्चों के लिए आरबी का। उधर बच्चे क्या है, ऑल ओवर इंडिया से एग्जामिनेशन होता है। आफ्टर एग्जामिनेशन दे कैन सिलेक्ट दिस सेंटर एंड ज्वाइन दिस सेंटर। थ्रू 1 ईयर दे कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग। 1 साल के लिए उनको हर चीज़ दी जाती हैं, पेशेंट देखने से लेकर के ऑपरेटिंग प्रोसीजर और फर्स्ट डे से लेकर पूरा टिल क्योर होने तक के प्रोसीजर वो देखते हैं और उसके बारे में सीखते हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है इन बीमारियों को। और वो जाकर के आगे जाकर के इस जो नॉलेज को और आगे बढ़ा करके उसमें और आगे काम करते हैं। बिल्कुल करते ये हैं। कोशिश है। जैसा कि आपने कहा था अभी बीच में कि मैं बात कहना चाहूँगा कि हमें लगा कि अब जो है बीएमएस की और एमबीबीएस की, सॉरी, बीएमएस और एमबीबीएस की जो है और बीएससी की जो है सीटें लिमिटेड होती थी उस आपके पीरियड में। हाँ। तो आजकल के जो बच्चे, आज अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो नीट का पेपर एग्जाम कंपलसरी हो गया है, हर बच्चे को देना ही देना है। उसी के बाद जो है आगे आप डॉक्टर्स की लाइन में बढ़ पाएंगे अलग अलग स्ट्रीम्स में। तो क्या आपको लगता है कि जो है बच्चे जो किसी बच्चे ने प्लान किया है कि भाई मुझे एमबीबीएस ही करना है और उसके अगर बीएमएस में नंबर आ रहा है या बीएमएस में नंबर आ रहा है तो वो उसने कैंसिल कर दिया, नहीं मुझे बीएमएस ही करना है। इस तरह से करते करते उसके जो है पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट और चौथा अटैम्प्ट भी निकल जाता है। पता चलता है जो बीएमएस मिल भी रहा था उसको, वो भी उसका कैंसिल हो गया, नहीं मिल पाता। तो ना वो डॉक्टर बीएमएस बन पाया, ना ही जो है एमबीबीएस बन पाया। हाँ। इस तरह से बच्चों को इस सिचुएशन में जो है अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखना चाहिए और किस तरह से जो है अगर आयुर्वेदिक अगर डॉक्टर बन सकते हैं तो आयुर्वेदा के जो है फील्ड में उतरना चाहिए और अच्छा बेस्ट डॉक्टर बन के मरीजों को सेवा देना चाहिए। किस तरह से बच्चों को जो है अनुभव से आप जो है बात करना चाहेंगे? एक तो मेरा अनुभव ये रहा कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता। ये आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कितना आप उस पर काम कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको जो भी सब्जेक्ट मिल रहे हैं, नहीं मिला कोई बात नहीं, अगर मिल रहा है 1 बार 2 बार प्रयास कर सकता है। सबसे पहले उसका अपना असेसमेंट करना चाहिए कि हम कितनी कैपेसिटी या किस लेवल तक हम मेहनत कर सकते हैं। और आफ्टर 1, 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद अगर उसको कोई सही चॉइस मिल रही है, उस चॉइस पे अपने को एनालिसिस करके भाई हाँ मेरी आगे कैपेसिटी है या नहीं है, या मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी सब्जेक्ट उसको मिलता है उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ज़्यादा समय लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता चला कि हो सकता है कि वो उस समय अपॉर्चुनिटी उसके पास थी, आगे जाके खो दी उसने। बिल्कुल। पता चला कि वो भी ना रहे उसके पास, तो बेहतर है 1, 2, 3 अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बस इसके बाद जो भी सब्जेक्ट उसको मिलता है उस सब्जेक्ट को ले करके कोशिश करें कि उसी स्ट्रीम में आगे बढ़े। और कोई भी सब्जेक्ट, मेडिकल लाइन का कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी ब्रांच बेकार या छोटी नहीं होती। आप उसमें जा कर के अगर इन डेप्थ काम करेंगे आप उसको बहुत बड़ा लेकर के जा सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है डिफरेंट फील्ड में। तो इस तरह से बच्चों को जो है आगे लेना चाहिए, अपनी तैयारी बिल्कुल करनी जी। चाहिए। जैसा कि हमारा देश जो है क्या नाम है, आपने अंग्रेजी दवाइयाँ भरे भारत में आने से पहले हमारा देश जो है बहुत ही पुराना जो है संस्कृत रूप से जो है हमारे देश में जो है तमाम आयुर्वेदाचार्य रहे हैं। ऐसे ऐसे आयुर्वेदाचार्य रहे हैं जिनकी बीमारी जो है उस टाइम उस पीरियड में होती थी, वो आज भी है, लेकिन उस पीरियड में भी उन्होंने बेस्ट से बेस्ट जड़ी बूटियों से जो है लोगों का इलाज करते थे। देश हमारा जो है बहुत ही जो है पुराना ताल पे जो है आयुर्वेदाचार्य पे रहा है चिकित्सा पद्धति में। आपको लगता है कि जो है तमाम जो आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो जनरेशन है, वो एलोपैथिक दवाइयों में ज़्यादा जा रही है वर्सेस जो है आयुर्वेदाचार्य के जो है फील्ड में। हमारे देश में जो है आयुर्वेदिक के फील्ड में भी बच्चों को आना चाहिए और उसमें भी जो है अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करके आयुर्वेदिक के माध्यम से जो है मरीजों को सेवाएं देना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक आयुर्वेद का बेनिफिट है कि ये नॉलेज जो है आपके पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों का है। ये कोई बाहर से आया हुआ नॉलेज नहीं है और ये अब से नहीं है, मोर देन 3, 4, 5,000 ईयर बिफोर का है, जब शायद बाहर के लोग मेडिसिन या मेडिकल साइंस के बारे में जानते भी नहीं थे। हमारे आचार्य सुश्रुत, चरक, इन लोगों ने मेडिसिनल और सर्जिकल दोनों में ही इतना कंट्रीब्यूट किया है और इतना ट्रीटमेंट अच्छे दिए हैं, जिनको हम सीखने के बाद ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में वो इतना सटीक हैं कि उनके कोई तोड़ नहीं। जैसे सुश्रुत है, उन्होंने सबसे फादर ऑफ, आज भी मॉडर्न साइंस उनको एक्सेप्ट करता है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी।
प्लास्टिक सर्जरी जब बाद में आया है, मॉडर्न लोग ने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने 3000-4000 साल पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्लास्टिक सर्जरी है और उसको आगे परफॉर्म किया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या हुआ कि भूलते चले गए अपने ही नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने साहित्य को, और जो इस कारण से इसका पतन होता चला गया। लेकिन अभी पूरा फुल एक्सप्लोर है, रिसर्च वर्क होने लगे हैं आयुर्वेद में, रिसर्च वर्क के कारण से नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को इसके तरफ जाना चाहिए, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट और इतनी अच्छी मेडिकल चिकित्साएं हैं इसमें कि बहुत आगे अपॉर्चुनिटी है। एलोपैथ कोई भी विधा मायने नहीं रखती है, आप इसको भी ले सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आपने जो है हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किस तरह से जो है चिकित्सा पद्धति में अपना योगदान दिया था, किस तरह से भारत के जो है तमाम बीमारियों का इलाज ढूंढा था। उसी में एक बहुत ही चर्चित नाम जो है हमारे बोधि धर्मन जी का आता है, जो है चिकित्सा पद्धति में जो है माहिर थे, और उन्होंने जो है आयुर्वेदिक के फील्ड में काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज ढूंढा था। आत्मरक्षा में भी वो आगे रहे थे हमेशा जो है, और जो चाइना में भी जो है जो आजकल जो जूडो कराटे की जो दी जाती है शिक्षा, वो भी हमारे बोधि धर्मन द्वारा वहाँ पे दी गई थी, उनके द्वारा जो है दी जा रही है। बोधि धर्मन के द्वारा जो है तमाम जो है आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों के माध्यम से तमाम बीमारियों का इलाज उस टाइम उस पीरियड में जब ये हमारे वैज्ञानिक को जो है कुछ जानता भी नहीं था, एलोपैथिक क्या होता है ये जानता भी नहीं था, सिर्फ जो है आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाता था। और आयुर्वेदिक के चर्च में आयुर्वेदिक की फील्ड में आज भी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक एलोपैथिक में इलाज नहीं पॉसिबल है, लेकिन आयुर्वेदिक के चार्ट में जो है पहले से जो है उन जड़ी बूटियों द्वारा इलाज किया जा चुका है। आपको लगता है कि जो है भारत सरकार को जो है आयुर्वेदिक के फील्ड में जो है बच्चों को ज़्यादा इंस्पिरेशन देनी चाहिए, और अधिक से अधिक बच्चों को जो है आयुर्वेदिक के फील्ड में उतरना चाहिए? किस तरह से एक बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि एलोपैथिक के वर्सेस जो है आयुर्वेदिक को चॉइस करें? भारत सरकार को एक तो ये चाहिए कि थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ बजट कम है, और पहले R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था थोड़ा सा नहीं था, लेकिन अभी एक प्रेजेंट कुछ सालों में इसकी तरफ भारत सरकार ने ध्यान दिया है, जिसके कारण से बहुत सी मेडिसिन जो है, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन वो प्रोवाइड हो जाने के कारण से ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प मिली है जी। सरकार की तरफ से थोड़ा सा ध्यान ये दिया जा सकता है मेरे हिसाब से, जो है कि जो आयुर्वेद के बच्चे हैं उनको एक तो अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब की अपॉर्चुनिटी। जब जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ पर सुविधाएं रहनी चाहिए, जो भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड की जाए जैसे एलोपैथ में प्रोवाइड की जाती हैं, और साथ में एक टीम वर्क, कोई भी चिकित्सा होती है वो एक टीम वर्क होता है, जो सपोर्टिव स्टाफ भी साथ में रहना चाहिए, स्किल्ड पर्सन रहने चाहिए वहाँ पर। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ अगर ये चीज़ रहती है तो इसके थ्रू हम और भी ज़्यादा आगे लेकर के जा सकते हैं आयुर्वेद को, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है आयुर्वेद का पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। क्योंकि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन आयुर्वेदिक उससे 4 कदम आगे की सोचता है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, द पीपल हु आर हेल्दी, उनको हमको प्रिवेंट करना है, हेल्थ को प्रिवेंट करना है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो ये 4 कदम पहले की बात है कि हम बीमार ही ना पड़े। एलोपैथ कहता है बीमार हो जाओ तो हम उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन आयुर्वेद कहता है आप बीमार ही ना पड़ो, ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था है आयुर्वेद में। बिल्कुल, जैसा कि देखा जाता है कि एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं रिजल्ट उनसे बहुत जल्दी मिलता है, फास्ट मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर्स का और साइंटिस्ट उनके द्वारा कहना है कि वो शरीर पर भी उतना दुष्प्रभाव छोड़ती हैं। और आयुर्वेदिक की अगर बात की जाए तो आयुर्वेदिक में भले ही रिजल्ट थोड़ा धीरे मिलता है, लेकिन वो जड़ से ख़त्म करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बात फैक्ट है। देखिए, दुष्प्रभाव तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन कौन कैसे लेता है, किस तरीके से, कंपैरेटिवली एलोपैथ में मेडिसिन के ज़्यादा दुष्प्रभाव हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, अगर सही तरीके से ली जाती हैं दवाएं और परामर्श से ली जाती है चिकित्सक के, और तो उसके दुष्परिणाम इतने ऐसे नहीं है, एलोपैथ में ज़्यादा है। लेकिन एक समाज को, सोसाइटी को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो सोसाइटी की एक मेंटलिटी ऐसी हो गई है, उसको क्विक एक्शन चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ। बिल्कुल। तो ये अपेक्षा डॉक्टर या दवा से रखना मैं नहीं सोचता कि इतनी अच्छी है। उसमें थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकली चेंज भी लाना पड़ेगा सोसाइटी को, पब्लिक को जागरूक, अवेयरनेस होना चाहिए
कि हमको धीरे ठीक होना है, पूरी तरीके से जड़ से ठीक होना है, तो आयुर्वेद आपके लिए एक बेहतर विकल्प है कंपेरेटिवली अदर थेरेपी या अदर पद्धति में से। जैसा कि एक बहुत ही 2 बीमारी खास होती हैं और जो जिनका बीमारी का इलाज जो है आज भी एलोपैथिक में नहीं आया है। एक तो आपकी डायबिटीज़ हो गई, मधुमेह, और दूसरा आपका जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। जी। क्या आपको लगता है कि जो है ये बीमारी आज नहीं, आज के साथ-साथ इससे पहले भी टाइम में रही होंगी? तो इसका बीमारियों का इलाज जो है आयुर्वेदिक में संभव है? बिल्कुल आयुर्वेद में संभव है। मैंने जैसे बताया प्रिवेंटिव मेडिसिन्स है, मतलब कैसे आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। उसके बाद अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको आगे कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो कहने का मेरा पर्पज़ ये है कि आयुर्वेद में ऑलरेडी डायबिटीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन 3000 ईयर बिफोर पहले ही ऑलरेडी चरक संहिता में मेंशन है जी। और उसका ट्रीटमेंट भी मेंशन है। तो पहली बात, ये शुगर या बीपी आज की बीमारी नहीं है। 3000 4000 साल पहले भी ये बीमारी होती थी, उनका ट्रीटमेंट होता था, उन्होंने उसकी चिकित्सा दी है। बिल्कुल। तो वो संभव है बशर्ते जो आयुर्वेद कहता है प्रिवेंशन और साथ में ट्रीटमेंट दोनों चीज़ करेंगे तो उस बीमारी का उपाय और इलाज है। दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जैसे कि ये तो बात आयुर्वेदिक की हो गई। अधिकतर देखा जाता है कि जो बहुत ही मध्यम वर्गीय जो है फैमिली से जो नीट के स्टूडेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ठेला चलाने वाले पिता हैं या रिक्शा चालक पिता हैं, उन्होंने किसी तरह से उनके बच्चे को जो है एमबीबीएस में या नीट के लिए जो है कोचिंग सेंटर्स में जो है फीस डिपॉजिट कर दी है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, तमाम जो नीट के जो है कोचिंग सेंटर्स होते हैं, तैयारी कराने के लिए लाखों रुपए फीस जो चार्ज करते हैं साल-साल का जो है। अब अगर ऐसे पेशेंट जो है, ऐसे जो पेरेंट्स 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस जमा करके बच्चे को एडमिशन दिला भी देते हैं कि नीट का बच्चा जो है, नीट का जो एग्जाम के लिए क्वालीफाई हो जाए कोचिंग सेंटर के माध्यम से। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा जो है क्वालीफाई नहीं हो पाता है। तो एक उसको डर भी हो जाता है कि मैं पहला अटेम्प्ट छोड़ दिया, मेरा दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया, अब पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूँ? इस कंडीशन में बच्चे को जो है मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और वो डिप्रेशन की जो है स्थिति में आ जाता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि जो है बच्चे इतना डिप्रेस हो जाता है कि आत्महत्या तक कर जाता है। तमाम ऐसे केसेस जो सामने आए हैं। इस सिचुएशन में जो है बच्चों को किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए ताकि जो है अपने पेरेंट्स को भी वो कन्विंस कर पाए और आगे भी जो है अपनी जो है स्ट्रीम में आगे बढ़ पाए। क्या एक मोटिव रहेगा? किस तरह से आत्महत्या को जो है छोड़ना चाहिए बच्चों को? सबसे पहले तो जब बच्चा मेडिकल फील्ड में जाने की सोचता है तो पहले ही माइंड मेकअप करके चलना चाहिए बच्चे को कि मुझे इस फील्ड में, देखिए लाखों लोग बैठते हैं, सिलेक्शन कुछ का ही होना है। बिल्कुल। जो सीटें जितनी अवेलेबल हैं उसमें, तो अपने सामर्थ्य को देख करके, अपने इंटरेस्ट को देख करके मेडिकल फील्ड का सिलेक्शन करना चाहिए। सिलेक्शन के बाद तैयारी करना चाहिए और तैयारी पूरा मेहनत से करनी चाहिए। और मेहनत के बाद जो भी स्ट्रीम में जाना चाहता है, टारगेट उसका हमेशा हाई लेवल रहना चाहिए। अब जब हाई लेवल रहेगा, बिल्कुल अपर लेवल पे उसका रहेगा कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है जी। तो हो सकता है वो तो अचीव कर ले, मान लो समटाइम्स नहीं अचीव करेगा, एटलीस्ट उसके नीचे तो कुछ मिलेगा ही उसको। बिल्कुल मिलेगा। मान लो अगर नहीं मिलता, एक अटेम्प्ट फेल हो गए, कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट आपके पास है, कोशिश करिए, निराश नहीं होना है। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। आप अपनी गलतियों को देखो, क्या कमी रह गई, उन कमी को अलग करके उन पे सुधार करो, करेक्शन करो, उस पर मेहनत करो। भाई ये कमी है जिसके कारण से कमी असेसमेंट जरूरी है, अपना होल असेसमेंट करना है कि भाई मैं क्यों कम में रह गया या मुझे अचीवमेंट क्यों नहीं मिली। उसको करके वो अपने सब्जेक्ट को पार कर सकते हैं जो भी है। इन केस अगर नहीं मिलता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसके आगे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, उन पे जा सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड फील्ड पे ऐसा नहीं है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं सही है, आप नहीं सक्सेस हो सकते। बहुत सारी चीज़ मिला करके आप को अच्छा डॉक्टर बनाती हैं। तो बहुत सारे दूसरे विकल्प पे भी विचार करना चाहिए, हताश या निराश नहीं होना चाहिए। और सुसाइड वाले अटेम्प्ट मैं नहीं कहता किसी बच्चे के लिए कि ऐसा गलत डिसीजन लेना चाहिए। इससे समाज को भी नुकसान होता है, खुद को तो नुकसान है, पेरेंट्स को भी कितना नुकसान होगा। एक अपेक्षाएं हैं उनकी आपसे और कुछ नहीं मिलता है। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप उनके लिए जा सकते हैं। हताश निराश होने की जरूरत नहीं है और फाइट करने का नाम ही जिंदगी है। फाइट करिए अगेन एंड अगेन,
संघर्ष ही जीवन है। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसा कि भगवान ने, ईश्वर ने हर बच्चे के लिए एक यूनिक टैलेंट के साथ इस धरती में जो है उतारा है, भेजा है। हर बच्चे के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, किसी में गाने का टैलेंट होता है, कि तो किसी में जो है डांस का टैलेंट होता है, किसी में जो है लिखने का टैलेंट होता है, तो किसी में जो है बोलने का टैलेंट होता है, तो किसी में जो डॉक्टर बनने का टैलेंट होता है। हर एक टैलेंट के साथ बच्चों को भेजा गया है। बच्चे को जो है, हर बच्चे को अपने अंदर का जो यूनिक टैलेंट है वो किस प्रकार से पहचानना चाहिए और अपने टैलेंट को पहचान कर उसी स्ट्रीम में जो है आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज काफ़ी होता है कि अधिकतर बच्चे जो है अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते हैं और समाज के कहने पे, परिवार के कहने पे अलग अलग जो है भटक जाते हैं और भटकते हुए जीवन गुजार देते हैं। किस तरह से बच्चों को जो अपना अंदर का टैलेंट पहचानना चाहिए? अंदर का टैलेंट पहचानने के लिए देखिए, पहले तो उस पर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर लास्ट की जो एजुकेशन हाई स्कूल इंटर तक, उसी पे कंसंट्रेट फोकस करना चाहिए कि भाई मुझे इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। अपने जो बेसिक सब्जेक्ट है उन पर पूरा कमांड करना है जी। कमांड करने के बाद फिर वहाँ से 2-3 चॉइस जो भी है, भाई इधर जाना, उधर जाना, मेडिकल में जाना, ये इंजीनियरिंग में जाना, जिधर भी जाना, उसको ऐसे डिसाइड करना कि भाई ये मेरे लिए सपोर्टिव है, इसमें मैं आगे जा सकता हूँ इतना टाइम। क्योंकि मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि टाइम पीरियड थोड़ा लगता है, टाइम टेकिंग पीरियड है। बिल्कुल। आप 30 साल में जाकर के पर्टिकुलर फुल इस्टेब्लिश हो पाते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में शॉर्ट टाइम में आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं, आपके पास 24 से लेकर 25 साल के एज में जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो इसलिए उसमें आपको करना क्या है, बेसिकली देखना है कि मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड या अदर फील्ड। मेडिकल में अगर जा रहे हैं, आपको लगता है, तो थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें हम मेहनत कर सकते हैं, इतना टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। 3 साल मेरा जो पेरेंट्स लोग हैं उतना सपोर्ट कर सकते हैं नहीं, ये भी एक देखना पड़ेगा कि घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, किस तरह से। हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक भी थोड़ा सा ज़रूरत होती है। बिल्कुल। है ना? तो वो देखना पड़ेगा, थोड़ा फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है कि आपके सोर्स क्या हैं, उतना दे पाएंगे, क्योंकि महंगी बुक्स होती हैं। तो ये सब एक फाइनेंस, आप अपने आप को भी देखना कि भाई मैं इस सब्जेक्ट को कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा फैमिली भी सपोर्टिव है। तो एक कम बैलेंस, हाँ, आप देख करके आप असेसमेंट करेंगे भी ठीक है, मैं टाइम दे सकता हूँ और मैं मेहनत कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा और पूरी ताकत के साथ लगेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। नीट क्वालिफाई कर बिल्कुल होगा, 100% सफलता मिलेगी। बिल्कुल। जैसा कि देखा जाता है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं, लेकिन एक तरह पे कहा जाता है कि कुछ बच्चे जो उनमें से 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है 18-18 घंटे, 20-20 घंटे जो है तैयारी कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कुछ जो है किताब खोल के बैठ कर कि हाँ, मैं अब पढ़ता हूँ। या कुछ बच्चे ऐसे जो जिनको लगता है मुझे 4 घंटे ही पढ़ना है, बाकी दिन जो है अपना काम करना है। तो वो पूरा सीरियस होके अपने काम में जो फोकस कर रहे हैं। दोनों में से कौन-सा बेस्ट पढ़ने का जो तरीका है, वो दोनों कौन-सा में से जो है बेस्ट तरीका है? किस तरह से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए? देखिए, एक जो 4 घंटे और 18 घंटे की बात आती है, ये वहाँ पर आती है कि उसका आईक्यू लेवल, देखिए एक चीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं आईक्यू, और एक 2 चीज़ें होती है, एक आईक्यू लेवल और आपकी मेहनत, आप कितना मेहनत करते हैं। एक आईक्यू लेवल है, जिसके पास अच्छा है, ठीक है, वो कम समय में एक ज़्यादा चीज़ अचीव कर लेता है, मेहनत कर लेता है। और जिसका आईक्यू इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो अपने मेहनत से हासिल करता है। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं, कालिदास से लेकर के और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन बहुत अचीवमेंट है, कंट्रीब्यूशन है उनका। हिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री लिख दी उन लोगों ने, आज नमन करती है दुनिया उनको। तो इसमें कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मत होई सुजान। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है, जितना रिपीटेड आप मेहनत करोगे, आपकी वो चीज़ उतनी दुरुस्त हो जाएगी, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये स्पेशली रहेगा कि बिकॉज़ जैसे आपके टाइम में जब आपने तैयारी की होगी बीएमएस की तैयारी कर रहे हो मेडिकल लाइन की, तो उस पीरियड में केवल जो है टेक्नोलॉजी इतना वर्ल्ड नहीं होगा, केवल जो है किताबी ज्ञान होगा। तो आपने किताबी ज्ञान को लेकर जो है इस मुकाम को जो है हासिल किया है। आजकल के टाइम में जो है किताब के ज्ञान के साथ-साथ जो है टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान इस समय तक मौजूद है। तो अधिकतर बच्चे जो है किताबी ज्ञान को छोड़कर टेक्नोलॉजी के ज्ञान में ज़्यादा आते हैं और पता चलता है कि बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आई, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आई और बच्चे ने क्लिक किया कि बस 5 मिनट देखने के बाद आगे अपनी तैयारी करते हैं। पता चला वो 5 मिनट का टाइम कब 2 घंटे में, 3 घंटे में बदल गया, बच्चे को पता ही नहीं चलता है और बाद में एहसास होता है कि 3 घंटे हमने रील्स देखने में जो है गँवा दिए।
बच्चे को इन जो डिस्ट्रैक्शन से किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, किस तरह से फुल्ली अपने जो है फोकस अपनी पढ़ाई को लेकर करना चाहिए? बिकॉज़ इसमें काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आपके आपके जो अनुभव है, उससे क्या आप बोलना चाहिए बच्चों को? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो आप अपना लिटरेरी नॉलेज, जो बुक से नॉलेज है, उसको आप अच्छे से तैयार करें, पहली चीज़। जो टेक्निकल अदर नॉलेज है, जहाँ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप जाएँ गूगल या अदर चीज़ पे, जी। इंस्टाग्राम है या किसी भी चीज़ पर जो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास जो माध्यम है, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। प्लेटफ़ॉर्म्स है, उस पे तब जाएँ जब अगर कोई प्रॉब्लम फँस रही है या आप कहीं अटक रही, चीज़ समझ में नहीं आ रही, तब जाएँ। बेहतर है कि उसको लास्ट विकल्प रखें, पहला फर्स्ट आप अपने बुक्स को ज़्यादा कंसंट्रेट करके तैयार करें। वो ज़्यादा एक बेनिफिशियल होगी आपके लिए। बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि वहाँ जाएँगे तो वहाँ डाइवर्जन के ज़्यादा चांस है। इतना मिर्च मसाला आपके लिए, आप गए 1 मिनट के चीज़ के लिए, वहाँ जाके 1-2 घंटे आपके लॉस ही होंगे, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से देखा जाता है कि बच्चे को जो है तैयारी तो अब वो कर रहे हैं नीट की एक्सपीरियंस की जो है। आप अपने अनुभव से किस तरह से बताना चाहेंगे जो आपकी तैयारी करने का जो तरीका था और आजकल के बच्चों को जो तरीका है, किस तरह से जो है नीट की जो है प्रिपरेशन बहुत ही सीरियस होके करनी पड़ती है। तो किस तरह से मैं त पढ़ाई करने का जो है सही तरीका होना चाहिए? किस तरह से बच्चों को स्टडी करनी चाहिए? क्या बताना चाहेंगे? स्टडी करने के लिए देखिए, सबसे जो सही बेहतर तरीका है। तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप थॉरोली पूरा बुक्स या जो नोट्स हैं उनको पढ़िए, अच्छे से रीड करिए 1-2 बार पढ़ने के बाद। फिर जो भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं, क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करिए। उसमें डिफरेंट आप लेवल पे आप उनको एक मार्क करते जाइए कि ये क्वेश्चंस मुझे 100% आता है, तो उसको डिस्कार्ड कर दो, भई ये मुझे तैयार नहीं करना है। जी, इस तरीके से आप पहले, सबसे पहले आप अपना सिलेबस कट ऑफ करेंगे। जी। जिस पर आपका 100% कट ऑफ है, आप 30 टू 40% सिलेबस जो है पहली बार में कट ऑफ कर सकते हैं। इससे धीरे-धीरे और सिलेबस को कट ऑफ करते हैं, लास्ट में 2-3 प्रयास के बाद में आप लास्ट में बचेगा कि आपका 10 टू 20% सिलेबस है, जिसको आपको कंसंट्रेट करना है। और बाय दिस वे आपका जब सिलेबस कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा मेहनत अच्छे से कर पाएँगे, अपनी कमियों को और अच्छे से सुधार पाएँगे। ये एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस को कम करिए। पता चला आप शुरू से वही चीज़ पढ़ रहे हो, टाइम भी जाएगा, मेहनत भी लगेगी और उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो सिलेबस कम होने करने का एक अच्छा तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, उसको छोड़िए, मार्क कर दीजिए। जो क्वेश्चन ज़्यादा तकलीफ परेशान कर रहे हैं, उन पे टिक करिए, इस पे ज़्यादा मुझे कंसंट्रेट करना है। एक सवाल जो एक कंडीशन अक्सर जो है बच्चों के साथ में आती है जो डॉक्टर्स बन चुके होते हैं, एमबीबीएस भी अगर बच्चे करते हैं, बीएमएस भी करते हैं, तो डिग्री तो उन्होंने कॉलेज के माध्यम से ले ली। 4-5 साल उन्होंने डिग्री में देखा जो है डिग्री उनके पास आ गई। लेकिन जो स्किल्स होती हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो उनके पास नहीं है। तो 5 साल उनमें देने के बाद भी, जो डिग्री लेने के बाद भी उनको कम 3 से 4 साल, 5 साल जो है और भी प्रैक्टिस करने के बाद वो एक अच्छे डॉक्टर के लेवल पे बन पाते हैं, खोल पाते हैं अपना क्लिनिक। म ऐसा हो सकता है कि क्या बच्चे जो है डिग्री लेने के साथ-साथ जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी अचीव करें ताकि उनका जो 5 साल आगे वाला जो टाइम है वो सेव हो पाए। किस तरह से बच्चों को बैलेंस करके जो है लाइफ को चलना चाहिए? डिग्री के साथ-साथ स्किल्स की भी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल, डिग्री एक लिटरेरी नॉलेज है, आप साथ में डिग्री कर रहे हैं, लिटरेरी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि मेडिकल फील्ड है, डिग लिटरेरी नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल हैंड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल हैंड आएगा आपको मैक्सिमम, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं या आपके वार्ड है या ओपीडी है, वहाँ आप नंबर ऑफ पेशेंट, हाउ मच पेशेंट यू हैव सीन या अटेंड कर रहे हैं, जितने भी पेशेंट आप अटेंड कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट करना है कि भाई पेशेंट क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। तो जितना आप नंबर ऑफ पेशेंट देखोगे, जितना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, उतना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। और अगर आप सिर्फ ट्रीटमेंट पे ध्यान देंगे तो वहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। एक सिस्टमैटिक पैटर्न में आपको उस पेशेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, उसकी बीमारी के बारे में सीखना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसका ट्रीटमेंट क्या है। बिल्कुल। जैसे कि ये तो बच्चों के लिए स्पेशली हो गई कि किस तरह से उनको जो है तैयारी करनी चाहिए नीट के एक्सपीरियंस बच्चों के लिए। अगर बात की जाए कि जो एक ख़ास बीमारी जिसके आप स्पेशली जो है डॉक्टर्स भी हैं, आपके पिता भी रहे हैं, बवासीर जिसको जो है पाइल्स अधिकतर जो लोग हैं, इससे जो ग्रसित लोग हैं, वो इस चीज़ को बताना नहीं चाहते, शर्म आती है और आती है लोगों के लिए। जो बवासीर जैसी बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो वो बिना किसी जो संकोच के किस तरह से डॉक्टर से मिले और अपने बीमारी का इलाज कराए, क्या उन पेशेंट के लिए आपका एक संदेश रहने वाला है? एक तो बॉडी का, व्हाट इज़ बवासीर, ये पाइल्स जो होता है, मैं बता रहा हूँ, पाइल्स बेसिकली क्या है, बॉडी में होने वाला कहीं पे भी कोई मसला है उसको पाइल्स बोल देते हैं। पाइल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी व्यक्ति को कोई अगर प्रॉब्लम लैट्रिन के रास्ते से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक सोसाइटी में, समाज में एक भ्रांति है कि भाई उसको पाइल्स हो गया। लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली आज की डेट में अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो आज की डेट में पाइल्स जो है बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्लम है, 60 to 70% पर्सन जो सफ़र कर रहे हैं वो एनल फिशर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फिशर में बेसिकली क्या है, पेनफुल कंडीशन है, दर्द होता है और थोड़ी सी कभी कभार ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत रेयर होती है, लेकिन मेन कॉमन प्रॉब्लम दर्द और ईचिंग सेंसेशन और बर्निंग सेंसेशन, ये मेन 3 सिम्टम्स मिलते हैं। तो सोसाइटी पाइल्स के नाम पे कहीं से भी कैसा भी ट्रीटमेंट ले लेते हैं जिसके ड्रॉबैक होते हैं, ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि किसी भी एक अच्छे डॉक्टर से का सिलेक्शन करके पहले तो आप अपनी बीमारी जानिए सबसे पहले। ऐसे ही दवा लेने से काम नहीं चलेगा, कहीं से भी कुछ दवा ले लिए तो उसमें गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। बेहतर है कि सबसे पहले आप अपनी बीमारी को डायग्नोस करिए, उसके बाद उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट और बेहतर परिणाम मिलेंगे। विदाउट जाने आप अपनी बीमारी को अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो सही नहीं है, उसमें नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने कहा, पाइल्स बहुत रेयर है, फिशर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। बिल्कुल। तो ये जिस तरह से आपने बताया कि इसकी जो अगर किसी को समस्या होती है तो वो इंस्टेंटली जो है डॉक्टर से उससे जो संपर्क करना चाहिए उनको। जी, जी। डायग्नोसिस हो जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट हो जाएगा। आगे हम अदर बीमारियों से बच पाएँगे और हमारा निवारण हो पाएगा उस बीमारी का। तो ये भ्रांति है जो समाज में, इसको दूर होना चाहिए लगता है आपको? बिल्कुल होना चाहिए, सोसाइटी को जागरूक होना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लोग कई बार गलतियाँ हो जाती हैं तो उसका ड्रॉबैक ये होता है कि कई बार उनको नुकसान भी हो जाता है, उसका गलत ट्रीटमेंट मिल जाता है और गलत ट्रीटमेंट से कई बार बहुत सीवियर कंडीशन, बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, जो हम देखते हैं सोसाइटी में। तो इसलिए बेहतर ये है आप पहले डायग्नोसिस करिए। बिल्कुल। आपकी लाइफ का ऐसा कौन-सा ऐसा केस रहा है जिसमें आपको लगा कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस अब तक का जो केस आपका रहा है, ऐसा कोई केस आपके साथ हुआ है? बहुत ही ज़्यादा आपको भी लगना होगा कि मैं कर पाऊँगा इस केस को, हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कोई केस रहा हो मेरे आपकी साथ लाइफ एक का? केस हुआ, पिथौरागढ़ का एक पेशेंट थे, उत्तराखंड। उत्तराखंड का। या जी, वो एक टीचर थे और वो जब आए यहाँ पर दिखाने के लिए तो मैंने देखा कि मल्टीपल उनके एनएस के चारों ओर बहुत सारे छेद थे। छेद थे बहुत बॉडी सारे, में। हाँ, बहुत सारे जो एनल रीजन के आसपास बहुत सारे मल्टीपल ओपनिंग्स थी। अब वो ओपनिंग्स क्या थी, एनल कैनाल से और सुपरफिशियली कनेक्ट कर रही थी ईच अदर। और 3 to 4 ईयर से था, सब लोगों ने मना कर दिया कि बड़े सेंटर जाइए, दिल्ली जाइए, और इवन बड़े मेडिकल कॉलेज में दिखाने के बाद भी डायग्नोसिस भी नहीं हो पाई थी उसकी क्लियर। फिर मैंने यहाँ डायग्नोस किया और डायग्नोस होने के बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट दिया उनको और मुझे लगा कि दूरी है, चूँकि ये कुछ सिटिंग्स में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें चारसूत्र ट्रीटमेंट, तो उसमें कई मल्टीपल सिटिंग्स होती हैं। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद में 3.5 मंथ लगा उसको और वो पेशेंट मैंने सक्सेसफुली अचीव कर लिया और वो ठीक हो गया पेशेंट। तो मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली। काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस था। वो केस था फिचुला इन एनो विद हाइड्रेडाइटिस सब्कुटाइवा। ये बहुत रेयर, मतलब आज तक की लाइफ में मैंने इस तरीके का ओनली 1 केस देखा और जिसको मैंने सक्सेसफुली ट्रीट किया उसको। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो कैसा जो है आपका अनुभव रहता है ऐसे पेशेंट को जो है, इतना टिपिकल पेशेंट का जो है इलाज करने के बाद कैसा अनुभव लगता है कि हाँ अगर मैं किसी और फील्ड में होता तो इतनी सेवाएं लोगों को नहीं दे पाता? कैसा आपका अनुभव रहता है? एक तो दिल से बताइए। एक तो इस फील्ड में जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास चॉइसेस बहुत कम होती हैं और जो चॉइस भी होती हैं वो इतनी स्किल नहीं है। जो लोकल लेवल पे डॉक्टर्स हैं उनके पहले पेशेंट अचीव करते हैं। जब हमारे पास आते हैं केस बिगड़े हुए आते हैं, ट्रीट किए हुए, ऑपरेट किए हुए आते हैं, तो फिर जब उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो काफ़ी संतुष्टि मिलती है मन को कि ठीक है, हमने एक पेशेंट को ठीक कर दिया। और उस पेशेंट को भी एक बड़ा होता है कि भाई मेरी लाइफ बच गई और काफ़ी उन लोगों से हमें प्रोत्साहन भी मिलता है, हर चीज़ है। तो भाई एक खुशी होती है अंदर से कि भाई मेरा पेशेंट एक ठीक है, बच्चे के समान है एक पेशेंट, जैसे बच्चा रहता है बस उसके समान है। जब वो ठीक हो जाता है तो उससे, और उसी कारण से जब रिजल्ट आपके पास अच्छे होते हैं तो आपकी भी प्रोग्रेस होती है, लोग को आपको जानने लगते हैं। बिल्कुल। मेरे को जानने का कारण सिर्फ, या मुझे जान रहे हैं लोग या आप यहाँ पर हैं तो ड्यू टू पेशेंट्स के कारण से है। बिल्कुल। अगर पेशेंट नहीं होते, जो ठीक नहीं हुए, तो शायद आप नहीं होते यहाँ पे और मैं भी नहीं होता यहाँ पर। बिल्कुल। तो इस तरह से जो जिस तरह से आप डॉक्टर से जो है भगवान का दर्जा आपको मिला हुआ है,
दर्जे के भगवान के रूप में आपको जाना जाता है, जो है तमाम जो है मरते हुए पेशेंट को आप बचाते हैं। तो ये एक जो है दोबारा से पुनर्जन्म आप देने का कार्य आप लोग डॉक्टर्स जो करते हैं। कोरोना काल में भी आप लोगों ने जो है बहुत जीवन दान लोगों को लिए दिया। तो कैसा ये आपका अनुभव तो ये रहा। आगे क्या इस तरह से आप उनको कहना चाहेंगे जो अदर फील्ड के जो बच्चे हैं उनको भी जो है अगर सोच रहे हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर बनने के सोच रहे हैं, उनको भी इस तरह से जो आके जो डॉक्टर की लाइन में अपने आप को सेवाएं देनी चाहिए। अगर डॉक्टर बनने के लिए सोच रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि सोचने छोड़ करके उसके लिए एफर्ट करना चालू कर दें, और एफर्ट करने के लिए एफर्ट जो होते हैं वो गोल को 100% अचीव करते हैं, और उस तरीके से एक अच्छे डॉक्टर बन करके सिर्फ सोसाइटी में नहीं कि मुझे पैसा पैदा करना, नहीं, सबसे पहले आपको पेशेंट पैदा करने हैं कि जो पेशेंट हैं वो हमारे पास कैसे अप्रोच करें। वो तब अप्रोच करेंगे जब एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल, जो बीमार पर्सन आपको कैसे कनेक्ट करेगा, अच्छे डॉक्टर बनिए, बिहेवियर से, नॉलेज से और बिहेवियर से, दोनों से आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरह से इस वक्त आप हेलो डॉक्टर शो के खास एपिसोड में बैठे हुए हैं और तमाम बरेली सिटी के साथ-साथ बरेली ज़िले के साथ-साथ जो है तमाम देश भर के दर्शक आपको इस वक्त लाइव देख रहे हैं। सभी जो बच्चे जो आजकल के जो नीट के एक्सपीरियंस बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं और अपने जीवन से हार चुके हैं, 1-2 एग्ज़ाम अटेम्प्ट देने के बाद भी हार चुके हैं कि लगता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बन पाएँगे। किस तरह को आपने आपका जो अनुभव है आपका है, उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे कि अगर 2 अटेम्प्ट भी देने के बाद वो हार मान चुके हैं, तो तीसरा अटेम्प्ट उनको देना चाहिए। तो किस तरह से लाखों बच्चों के तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे सर आप? अगर कोई बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है नीट में या नहीं हुआ है, एक अटेम्प्ट अच्छे से और दिल से पूरा घर हर चीज़ को छोड़ करके पूरा कंसंट्रेट करके एक ताकत के साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ जुट जाना चाहिए। जी। और दूसरे माइंड में कोई नहीं, वन कहते एक ही साधे सब साधे, एक ही साधना करना चाहिए, सब अपने आप साधे जाएगा। सिर्फ ज्ञान लीजिए, आप अपना नीट की तैयारी करिए, बस एक ही साधना कीजिए, आप अपना गोल 100% अचीव करेंगे। कर पाएँगे। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो है आपको बता दें सभी जो नीट के एस्पिरेंट्स बच्चे हैं, स्पेशली जो है डॉक्टर अभय प्रकाश जी का खास इसमें जो है बातें उन्होंने कही, अपने जीवन का अनुभव आप लोगों तक साझा किया और किस तरह से जो आपको बच्चों को स्पेशली जो है तैयारी करनी चाहिए डॉक्टर के आयुर्वेदिक के लाइन में भी क्यों आना चाहिए, उसकी वजह भी बताई और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो भी आपको बताया गया। फिलहाल में इस खास एपिसोड में हमारे साथ बरेली की बहुत ही चर्चित डॉक्टर अभय प्रकाश जी मौजूद थे। उनके पिता भी जो है लालता प्रसाद जी भी बहुत फेमस डॉक्टर बरेली में रहे हैं। तो खास एपिसोड में बहुत-बहुत आपका जो धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और एक सोसाइटी के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट पे एक बात रखने का प्लेटफॉर्म दिया है मुझे। बिल्कुल। तो इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो खास इस हेलो डॉक्टर के खास इस एपिसोड में फिलहाल में इतना ही। अगले दिन अगले एपिसोड में फिर आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ जुड़ते हैं और नए गेस्ट के साथ जो है नए डॉक्टर का एक अनुभव आप बच्चों तक जो है साझा करते हैं। तो फिलहाल में इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ की खास पेशकश। बरेली से शिवा पारसर की रिपोर्ट।